प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नई विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। नए और पुराने चेहरे शामिल। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की बजाय नई माशी टीम बना ली। मोहम्मद औरंगजेब ने वजारत खजाना का चार्ज संभाल लिया। डार वजीर खजाना बनते तो IMF मुज़ाकरात नाकाम हो जाते। मिफ्ता इस्माइल का दावा। काबीना में कौन कौन से वज़रा शामिल हैं और क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मरियम इकराम का नून लीग की मखसूस नशिस्त पर MNA के लिए नाम देने पर फड्डा। लीगी MNA नौशीन इफ्तिखार ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मरियम नवाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाली टिकटॉकर को कौन MNA बनवाना चाहता है, पार्टी इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फवाद चौधरी तवील खामोशी के बाद बोल पड़े। मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें बांध ली। अगस्त से पहले हुकूमत जाने की पेशन गोई। अगर मौलाना फजलुर रहमान तहरीक चलाते हैं तो हुकूमत अगस्त तक चलती नजर नहीं आती। फवाद का दावा कितना सच्चा है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बतौर वफाकी वजीर आपने हलफ उठा लिया है और येट अनदर माइलस्टोन फॉर दिस न्यू गवर्नमेंट, और एक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक फॉर्मेशन हम देख रहे हैं कंप्लीशन की तरफ जा रही है। ये बताइए कि इस दफा आपको कौन सा पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है? जो खबरें चल रही हैं वो यही है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन वाला, तो आप कंफर्म करेंगे कौन सा पोर्टफोलियो मिला है? जी देखिए, अभी आज पोर्टफोलियोज को फाइनलाइज किया जाएगा और सुबह नोटिफाई होंगे, लेकिन अभी तक जो एक गैर रस्मी तौर पे इतलात हैं, गालिबन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो ही मिलने का इम्कान है, लेकिन इसका हतमी नोटिफिकेशन कल सुबह ही होगा। ठीक है एहसन साहब, ये बताइए 19 रुकनी जो एक काबीना की हमने फॉर्मेशन देखी, किस तरह से देख रहे हैं आप? 5 या 6 मरतबा गालिबन आप वजीर बन चुके हैं, आपने डिफरेंट कैबिनेट्स के साथ काम किया है। इसको कैसे देख रहे हैं इन द गिवन सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस आउट देयर? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के शायद जो मुश्किल तरीन चैलेंजेस के साथ कोई हुकूमत आई है, उसमें ये हुकूमत है कि जिस वक्त इसने हुकूमत संभाली है तो पाकिस्तान की मईशत को पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। और जब हम पिछली दफ़ा भी 16 माह की हुकूमत में आए थे, आपको मालूम है कि पाकिस्तान वॉज एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, और एक ऐसा IMF का मुआहदा जो कि पिछली हुकूमत करके गई थी, जो बहुत सख्त शराइत के ऊपर मबनी था, और उस हुकूमत ने उन शराइत पर अमल नहीं किया, बल्कि वो सारे का सारा बोझ 16 माह की उस हुकूमत के ऊपर पास ओवर हुआ कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उन शराइत पर अमल करे और अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी कंज्यूम करे। तो हम उस मुश्किल सूरत से तो बच गए थे, ताहम अभी भी हम मुकम्मल तौर पे खतरे से बाहर नहीं है। पाकिस्तान की मईशत में बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास जितने वसाइल हैं शायद दुनिया में कम ममालिक के पास हैं। हमें अब स्टेबिलिटी की जरूरत है। देखिए, इस खिते में इंडिया और बांग्लादेश हमसे पीछे होते थे। आज इंडिया और बांग्लादेश हमसे इसलिए आगे नहीं निकल गए कि उनके पास कोई हमसे बेहतर सलाहियत है। उनकी बुनियादी वजह आगे निकलने की वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मनमोहन सिंह के 10 साल, फिर वजीर आजम मोदी के 10 साल, और वहां पर वजीर आजम हसीना वाजिद साहिबा के 15 साल। इन 10-10, 15-15 सालों के तसलसल ने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को जड़ें पकड़ने और रिजल्ट्स डिलीवर करने का मौका दिया। अब हमें भी संजीदगी के साथ, मैं समझता हूं, अगरचे हमारे पास 5 साल की टर्म है, लेकिन ये 5 साल हमारे अगले 24 साल के लिए बेहद अहम है। जब हम 2047 में इस खिते में इंडिया और पाकिस्तान, 2 मुल्क, आज़ादी के 100 साल अपने तकरीबात मना रहे होंगे, तो हम किस मुकाम पर खड़े होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि अब हम सबको इलेक्शन खत्म हो गए हैं और PTI ने हल्फ उठा लिया है। असेंबलियों में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हैं। वजीर आजम, वजीर आला के इंतखाब में भी हिस्सा ले चुके हैं। एक फेडरेटिंग यूनिट में अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं। तो अमलन 8 फरवरी के नताइज वो तस्लीम कर चुके हैं। लिहाजा अब हमें 8 फरवरी से आगे अपने अपने दायरे के अंदर रहते हुए मुल्क के लिए मिलकर काम करना है, ताकि हम सब इस मुल्क के लिए इसकी मुआशी चैलेंजेस को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें, मुस्बत किरदार अदा करें। जो पोलराइजेशन इलेक्शन से पहले थी, अब उसे हमें दफन करना होगा। अब हम
अगर फसाद, इंतशार, लॉन्ग मार्चेस और एजिटेशन की मुसलसल सियासत रखेंगे तो इससे मेरा ख्याल है मुल्क की कोई खिदमत नहीं होगी। तो इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब काबीना बन गई और हमने कहा है कि हम जहां पे मईशत के लिए कौमी एक्शन प्लान बनाना चाहते हैं वहां पे हम ऑपोजिशन की तरफ भी हाथ बढ़ाएंगे कि अब आइए आप असेंबली के अंदर, ऐवान के अंदर आए। देखिए, ऐवान और असेंबली का मतलब ये होता है कि आप सड़कों पर, गलियों में झगड़ा करने की बजाय एक छत के नीचे बैठें और मुकालमे के साथ बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑपोजिशन अब अपने नए किरदार को इस समझते हुए मनफी सियासत को तर्क करके एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया सर। सर, हमने ये देखा कि लास्ट टाइम आप ये प्लानिंग के ये अगेन यहाँ पर मिनिस्टर थे, इससे पहले आप इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं सर। अब की दफ़ा क्या है, ऐसे कोई फैक्टर्स हुए हैं कि आपको इंटीरियर मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो नहीं दी गई या नहीं दी जा रही? आप खुद कह रहे हैं प्लानिंग की साइड पे आएंगे, अगरचे आपका लंबा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ भी इसी में है, तो लेकिन आपको इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया गया था। तो क्या समझते हैं उस वक्त कौन से फैक्टर्स है कि आपको इंटीरियर मिनिस्टर आपको बनाया गया? आपकी दफ़ा क्या फैक्टर्स हैं कि आपको वो प्लानिंग में दोबारा लेकर आए? या मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका ज़्यादा हमारी साइड पर कहते हैं, पंजाब में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि पावा उनका कुछ तगड़ा था, आप एक जेंटलमैन है, कोई आपका पावा कमज़ोर था तो आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं मिली। सर, अगेन व्हाट आर द फैक्ट्स? देखिए, मैं समझता हूं कि मेरे जो प्लानिंग की तरफ आने की एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि जो 16 माह का वक्त हमें मिला था उसमें हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी होमवर्क तैयार किया था और एक 5 ईज फ्रेमवर्क उस वक्त बनाया था किस तरह टर्न अराउंड करना है पाकिस्तान को। और उसमें हमने पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, पाकिस्तान के डेवलपमेंट एक्सपर्ट से, तमाम स्टेक होल्डर से बहुत मेहनत के साथ उस फ्रेमवर्क को बनाया है। तो कोई भी अगर और शख्स प्लानिंग में आए तो शायद उसके लिए वक्त दरकार होगा कि वो मसाइल को समझे और किसी एक डेवलपमेंट रोड मैप पे काम करे। तो मेरे पास ये एक एडवांटेज थी कि वो होमवर्क हुआ है, मैं उसमें इन्वॉल्व था और वो टीम भी मौजूद है, तो शायद मेरे लिए ये बेहतर फिट थी। इसके अलावा जो एक और अहम बात है वो सी पैक का मंसूबा है, क्योंकि उसके ऊपर मेरी काफ़ी दस्तरस है। अब तक जो तकरीबन 12 के करीब जेसीसी मीटिंग्स हुई हैं जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, उन 12 में से 9 जेसीसी मीटिंग्स मुझे को चेयर करने का एजाज हासिल हुआ है। और आपको मालूम है कि जो नायब वजीर आजम चीन के तशरीफ लाए थे 1 अगस्त को पाकिस्तान सी पैक की 10 साल सालगिरह के मौके पर, तो वो ये कह कर गए थे कि अब हम फेज 2 के लिए तैयार हैं और सी पैक के फेज 2 में हम 5 नए कॉरिडोर शुरू करना चाहते हैं। कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ, कॉरिडोर ऑफ लाइवलीहुड, कॉरिडोर ऑफ इनोवेशन, कॉरिडोर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी एंड कॉरिडोर ऑफ रीजनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूं कि एक मेरे लिए वो भी शायद एडवांटेज है कि मैं इमीडिएटली सी पैक के मंसूबे को वहीं से आगे लेके जा सकता हूं जहां पर हमने इसको अगस्त के महीने में छोड़ा था। जी सर, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो 2-4 सबसे बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्रीज हैं सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, ये फिनांस मिनिस्ट्री होगी, फॉरेन ऑफिस हो गया, उसके बाद मेरा अगला वजारत दाखिला होगी सर, आप खुद भी रहे हैं, तो आपको पावर नहीं चाहिए थी, आप डेवलपमेंट साइड आपने ऑप्ट की। अगेन इसके लिए तो मेरा ख्याल लड़ाइयाँ होती हैं सर, इस पोस्ट के लिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए। 14 देखिए, ये अपनी बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेफरेंसेस की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में टैका बहुत है, लेकिन मेरे नजदीक अगर आप डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां से आप डेवलपमेंट के लिए ठोस काम कर सकते हैं। तो मुझे इस पे बड़ी खुशी है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अगर मुझे मिलेगी तो मैं वो सारा देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूं, आई एम ए प्रोफेशनल इन पॉलिटिक्स। तो लिहाजा एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन के लिए तो हो सकता है कि ये चीज अहम हो कि मुझे टैके वाली वजारत चाहिए, मुझे वो वजारत बेहतर लगती है कि जहां पे आप कोई ठोस काम कर सकें। अच्छा सर, ये मोहसिन नकवी साहब हमारे दोस्त रहे हैं, कुलीग रहे हैं, बड़ा उनसे एक अच्छा ताल्लुक भी रहा है, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ आस्किंग कि किसके बंदे हैं? कि जरदारी साहब ने कहा था कि अगर मोहसिन नकवी मेरा बच्चा है, इसके बाद अभी वो शहबाज शरीफ साहब ने उनको अपनी कैबिनेट में लेकर आए हैं, उनको वजीर दाखिला बनाया जा रहा है। बाद लोग कहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के वो हैं, नामजद हैं, उनके करीबी हैं। सो आपकी क्या इतला है कि मोहसिन नकवी साहब आखिर किसके बंदे हैं? एस्टेब्लिशमेंट के हैं, जरदारी साहब के हैं, या शहबाज शरीफ साहब के, आप लोगों के हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि शायद जो आपने कहा
कि जरदारी साहब से भी उनकी बड़ी कुर्बत है, शहबाज शरीफ साहब से भी बड़ी कुर्बत है, तो शायद उनकी मौजूदगी इस कोलेशन गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने का एक जरिया बन सके और ऐसे लोग के जो तमाम कोलेशन पार्टनर्स को इकट्ठा चला सकते हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग को फरोग दे सकते हैं, वो इन हालात में भी जरूरी है और उनका एक किरदार है कि जिससे ये हुकूमत फायदा उठा सकती है। अच्छा सर, जो मेन चीज़ है कैबिनेट की मैं देख रहा था, वैसे तो ये प्री डोमिनेंट एक रिवायती टिपिकल किस्म की ये लगती नवाज लीग की ये कैबिनेट लगती है, जैसे आपको उसमें 2-4 नाम 3-4 नाम अगर इसमें मिसिंग है वो पार्टी छोड़ गए हैं। जो अगर आपको याद हो चौधरी निसार अली खान साहब थे, शायद खकान अब्बासी साहब थे, मेहताब अब्बासी साहब थे, या इस तरह के 2-4 और बड़े नाम थे। अगर उनको निकाल दिया जाए तो बाकी ओवरऑल ये वही कैबिनेट लगती है, कुछ लोगों का एडिशन के साथ जो 97 में थी या इवन अगर 2013 वाली देख लें तो मिलती जुलती सी है। सो आपका जो एतराज़ था माजी में कि शायद हमें कोलेशन के साथ काम करना पड़ता है, हमें और लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वो तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। एक बात। दूसरी सर, इसमें जो सबसे बड़ा एक अपसेट है मेरा ख्याल है कैबिनेट, वो है इसहाक डार साहब का। डार साहब ने 25-30 साल उन्होंने फाइनेंस पे ही अपना तवज्जो रखी है, बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब शायद खकान अब्बासी साहब की नाराज़गी की वजह भी ये थी कि उनको हटवा कर ये आके वज़ीर ख़जाना बने थे। अब की दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि 25-30 साल के तजर्बे के बाद डार साहब को शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी जगह औरंगजेब साहब को लाया गया बकौल मिफ्ता साहब, कि शायद IMF की कंडीशन थी कि डार साहब जो है ना साइड पे किए जाए, अगर ये हुआ तो प्लान नहीं देंगे। सर व्हाट इज़ द इनसाइड स्टोरी? आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन, डार साहब कैसे मान गए सर अपनी सीट खाली करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक एलिवेशन है कि फॉरेन मिनिस्टर लगना करियर में एक आपकी एलिवेशन होती है, तो उनको एक ज़्यादा बेहतर मौका मिला है कि वो वजारत ख़ारजा में काम कर सकें। और फिर जो एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क के अंदर कई लोगों की राय थी कि वजारत ख़जाना में एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, चूँकि जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं और मसाइल हैं और बिलखुसूस IMF के साथ भी अब जो मामलात हमें करने हैं, और फिर प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत अहम रोल है। अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर जो है उसका रोल डिमिनिश हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बढ़ रहा है। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने औरंगजेब साहब को, जो कि प्राइवेट सेक्टर से हैं और बहुत अच्छे काबिल आदमी हैं, और वो भी उसी स्कूल से, वॉटन स्कूल से पढ़े हुए हैं जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है, और मैं उन्हें जानता हूँ कि काफ़ी उनमें काबिलियत है इस शोबे की। तो इस हवाले से उनको लाकर उन्होंने एक माशी टीम के अंदर प्राइवेट सेक्टर के लिए विंडो खोली है और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव को मौका दिया है, चूँकि जैसे आपने भी कहा और सबको मालूम है कि इस वक्त हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं और हम सबको ज़रूरत है कि उनको हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रॉड बेस्ड कोशिश की जाए। अच्छा सर, अभी एक आप ये हमने माजी में देखा कि बैंकर्स जो हैं उनको फिनांस मिनिस्टर के तौर पर तजर्बे किए गए। माजी में ये चौथे हैं मेरा ख्याल है फिनांस को देखने आ रहे हैं। इससे पहले मोइन कुरैशी साहब थे, फिर हमने देखा शौकत अजीज़ साहब थे, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब है, अब औरंगजेब साहब आ रहे हैं। तो हमने ये देखा अब तक कि कोई भी फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर जो इस बैकग्राउंड के साथ आए हैं ये बैंक के साथ, वो कोई डिलीवर नहीं कर सके कोई बहुत बड़ा। आप समझते हैं कि औरंगजेब को इस दफ़ा कोई नई बात करेंगे, नई चीज़ करेंगे? कि जो बैंकर्स के हवाले से हमेशा तनकीद रहती है कि उनका विजन उस तरह इकोनॉमिस्ट वाला नहीं होता जो एक आपको पॉलिसीज लेकर आए या डिलीवर कर सके, जैसे मनमोहन सिंह की आप मिसाल दे रहे थे अभी। तो इस तरह का कोई बंदा नहीं हमारे पास। जी, इस वक्त हमारे पास जो चैलेंज है उसमें यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो फिस्कल साइड पे ज़्यादा उसका तवज्जो होती है, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को रोल प्ले करना पड़ेगा डेवलपमेंट के हवाले से। और हम समझते हैं कि अगर एक टीम के तौर पे चला जाए तो एक अच्छे टीम के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और फाइनेंस मिलकर एक इकोनॉमिक एजेंडा सेटिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी भी जो एक ख्वाहिश थी या एक इंक्लिनेशन है इस मिनिस्ट्री की तरफ, वो यही है कि हमने बहुत मेहनत के साथ एक रोड मैप तैयार कर रखा है जो पाकिस्तान को एक सस्टेन्ड ग्रोथ दे सकता है और एक बैलेंस ग्रोथ दे सकता है। हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में जितनी स्टडीज हो चुकी हैं, जितनी नॉलेज है, वो सबको पता है, दुनिया हम सब ने देखी है कि दूसरे मुल्कों ने कैसे तरक्की की। असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है कि हम थ्योरी में तो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन जो अमल है उसमें कमजोर होते हैं। और इसके लिए आज काबीना में भी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा अहम चैलेंज ये होगा कि हमें सिविल सर्विस रिफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि पब्लिक सेक्टर के अंदर
पहली चीज ये है कि इंसेंटिव क्रिएट करें अच्छे लोगों के लिए, और दूसरी स्पेस क्रिएट करें कि जिसमें प्रोफेशनल्स को लेकर आया जा सके और उनसे भी हम इस्तेफादा हासिल कर अच्छा सकें। सर, आपने बड़ी अहम बात की प्रोफेशनल वाली। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि दुनिया बड़ी छोटी है। जस्ट फॉर रिकाउंटिंग के आपको याद होगा कि वहाँ पे 97 में सर एक लेटर लिखा गया था स्विस हुकूमत को, जिसमें उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहब पर जो इल्ज़ाम थे मनी लॉन्ड्रिंग के, $60 मिलियन पे वो लेटर लिखा था। उस वक्त ये चौधरी फरूक साहब थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। तो औरंगजेब साहब जो हैं ये उन्हीं के साहबजादे हैं सर, कि जिन्होंने लेटर लिखा था स्विस हुकूमत में, जिस पे उन पर मुकदमात शुरू हुए थे और बाद में कहा भी गया था कि आपकी हुकूमत वो पैसा जो है लूटा हुआ जरदारी साहब ने कंपनी का वापस लाएगी। आज इंसिडेंटली ये उन्हीं के फरूक साहब के बेटे यहाँ पे वजीर ख़जाना है सर, और वही जरदारी साहब जो हैं जिनके खिलाफ लेटर लिखा गया था, जिन पे प्रोसीडिंग शुरू किए गए थे, जिनके लेटर पे वो सदर पाकिस्तान है सर। तो ये कैसे, मतलब लोग थोड़ा सा पूछते हैं कि 20-25 सालों में कैसे सर यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं कि जिनके खिलाफ लेटर लिखे गए, इन्वेस्टिगेशंस हुई, यहाँ पे केसेस हुए, आज दोबारा वही सारे के सारे दे आर बैक टू बिजनेस। जी, गुजारिश ये है कि क्लासा साहब, आपको याद होगा कि यही नहीं बल्कि दूसरी तरफ मियाँ शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और नवाज शरीफ साहब की फैमिली को उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम हुए। ये एक तारीख है, और इसी तारीख के बाद फिर दोनों जमातों ने 2006 में मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत किए थे, और ये बात समझ आ गई थी दोनों जमातों को कि जहां पर हमने सियासत में इख्तलाफ करना है, वहां पर इस इख्तलाफ को इस सतह पे नहीं लेके जाना कि जिससे हम इस निज़ाम को डिस्टेबलाइज करें। और आपने देखा कि फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे में 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल पूरे किए, मुस्लिम लीग नून ने भी अपने 5 साल पूरे किए। तो मेरा ख्याल है कि वो माजी की जो तलखियां थी, जो वाकयात थे, उनसे कम से कम इन दोनों जमातों ने ये बात सीखी है कि हमें अपनी नफरत को, अपने इख्तलाफ को इस हद तक नहीं लेके जाना कि हम मिलकर मुल्क के लिए काम भी ना कर सकें। वो आपकी बात ठीक है, वो जाती तौर पर आई एग्री विद यू, ठीक कह रहे, लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल करप्शन इन्वॉल्व हो, पाकिस्तान का लूटा हुआ पाकिस्तानी अवाम का पैसा, और ये उन्हीं का लेटर है आपकी हुकूमत के दौर में किया था जो चौधरी फरूक साहब ने, इन्हीं औरंगजेब साहब के वाले साहब ने लिखा था। तो वो फिर कैसे हम इन चीज़ों को राइट ऑफ किया जा सकता है जो पैसा इन्वॉल्व हो, जहाँ पे क्राइम इन्वॉल्व हो। तो ये समझते हैं इमरान खान साहब का इसी पे नैरेटिव आप लोगों के खिलाफ स्ट्रांग होता है, और एक रिएक्शन आता है आप लोगों के खिलाफ कि आप एक दूसरे के एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन जो हैं वो माफ़ कर देते हैं इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन। तो ये कैसे फिर ये चीज़ें जो करप्शन, देखिए ना, उसमें तो अब बात यह है कि 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, और उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए सर्फ किए कि वो अपने मुखालफिन की करप्शन को डिग आउट कर सकें। और बिल आखिर वहां पर उनके जो मुशीर थे शहजाद अकबर साहब, वो टीवी पर कागज लहराते थे कि ये करप्शन है, वो करप्शन है, और हमने देखा कि वो सारी करप्शन उन्हीं के जमानों में अदालतों ने उस एविडेंस को रद्द कर दिया। ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने भी उस सारे एविडेंस को रद्द कर दिया, और फिर उन्होंने झूठे मुकदमात बनाए, मेरे खिलाफ भी मुकदमा बनाया, और हम भी अदालत से सुरखरू होकर निकले। तो मेरा अब वक्त आ गया है कि हम इस इंतकामी सियासत की बजाय कोशिश करें कि हर किसी को जिसको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया है उसका एहतराम करें, अपनी जाती पसंद और नापसंद की बजाय जिसको भी पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया है उसका एहतराम करें, और हम सब मिलकर मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। अब हमें तारीख के सामने जवाबदेह होना है, और जैसे मैंने कहा कि हमारे खित्ते में अब तो मुकाबला है, रेस है। 2047 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों अदालत के कटहरे में खड़े, तारीख के कटहरे में खड़े होंगे कि हमने अपने 100 साल में क्या किया और इंडिया ने अपने 100 साल में क्या किया। हम पहले ही लेट हैं, और अपनी नौजवान नस्ल को तारीख के सामने शर्मसार होने से बचाने के लिए हमें इन 5 सालों में एक मजबूत बुनियाद फराम करनी है। ठीक है, सही रेडीनेस की ज़रूरत है। एहसन इकबाल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो वुमेन सीट को लेकर PMLN के अंदर एक शदीद इख्तलाफात की सिचुएशन है, उस पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तारिक अजीज स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अजीज साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब।
जी वालेकुम सलाम। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए, ये जो नून लीग की मखसूस नशिस्तों को लेकर एक लड़ाई चल रही है नून लीग के अंदर शदीद किस्म की, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें, डिटेल्स बताएं, क्या मामला है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे एंड होगी? जी बिल्कुल, ये जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें पहले दिन से कंट्रोवर्शियल हो गई थी। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में ही हमने ये डिस्कस किया था। पहले फेज पे ऊपर जो 20 MNA थी खवातीन की, तो वो 20 में से ऑलमोस्ट जो है कुछ 7 लाहौर से थी, 5 पिंडी से थी, 3 गुजरांवाले से थी। इस तरह से करके 18 सीटें जो इन 2 सिटी से थी। बाकी जो है साउथ पंजाब के 3 डिवीजन से एक खातून थी। वो फेज खत्म हो गया। बहरहाल अभी फिर उसके बाद MPA का सिलसिला आया, तो MPA की जो 36 जो सीट्स मिली हैं उनमें से 19 लाहौर से हैं। अब जो PTI को सीटें नहीं मिली थी मखसूस नशिस्तें, वो जब तकसीम उनकी हुई, पता बांट हुई, तो मतलब उसमें जो आप ये कह रहे हैं लाहौर से तकरीबन आप जो फिगर बता रहे हैं 35-40 MNA MPs जो हैं वो लाहौर से हैं, खवातीन जो हैं टोटल मिला के? जी बिल्कुल बिल्कुल लाहौर से ही हैं। और फिर ये कहते हैं कि हमें लोग वोट क्यों नहीं देते, साउथ में वोट क्यों नहीं पड़ा, हम हार क्यों गए? लाहौर में इसमें कौन सा वोट पड़ गया है करासर साहब? लाहौर में जितना वहां पड़ा है वोट आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है। तो बहरहाल वहाँ लाहौर से जीत तो गए हैं। चलो एनी हाउ, अभी 9 सीटें इनको जब मिली तो कल इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लिस्ट जब दी, तो उसमें जो खवातीन बाकी जो एक नया नाम आया और सबके लिए हैरान कौन था, वो मरियम इकराम है। वो टिक टाकर हैं, वो PTI की बड़ी सरगर्म रुकन है, और 9 मई को वो वाकई पे मौजूद थी। उनकी क्लिप्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो एकदम उनका मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर मुंतखब हो जाना एक बड़ा अचंभे की बात थी। उस पर पार्टी में बड़ी बेचैनी थी। और नौशीन इफ्तिखार जो है वो मुस्लिम लीग नून पंजाब विंग की प्रेसिडेंट है। मेरी उनसे बात भी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस्तीफा दे दिया? उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने इस्तीफा दे दिया है। अगर ऐसी खवातीन को आपने MNA बनाना है तो फिर मैं इस पार्टी में नहीं रह सकती, या ये पार्टी उन्होंने पार्टी से, एक मिनट तारिक, उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है, पार्टी रुकनियत से उन्होंने इस्तीफा दिया है, या MNA थी उससे ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया है? सर मेरा तो ख्याल है उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो उनके पास था। जी जी उन्होंने क्योंकि उनका होता ही ये वुमेन विंग पंजाब की प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में ही हुआ है और बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है भी ये दी गई थी। मैं 25 साल से खवातीन को, ऐसी खवातीन है जिनको मैंने पूरे साउथ पंजाब में जाके उन्हें साउथ पंजाब का नाम दिया, का नाम दिया। मैं और आपा गुजर गई थी, वहाँ बड़ी अच्छी कारकुन है, काम करने वाली है, मेहनती है। मैंने जरूर को असाइनमेंट दी, उन्होंने पूरी करके दी। जब MNA का आया तो ये खातून है जिसको कोई जानता भी नहीं है, और फिर PTI की भी है। और 9 मई वाले दिन, 9 मई को जो है वहाँ पे वाकई में मौजूद है। अच्छा, फुटेज ये बताएं आप, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को जानते हैं, नवाज लीग की बल्कि रिपोर्टिंग की आप नानी समझे जाते हैं, आपसे बेहतर नवाज लीग को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, बाकी भी बहुत अच्छी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। सर ये मतलब है इनका खवातीन की सीटों पे जब इनको इलेक्ट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, क्राइटेरिया क्या बनाया जाता है? कबलियत देखी जाती है, टेक्नोक्रेट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, फील्ड में तजर्बा है, कोई NGOs में या सोशल वर्क किया हुआ है, कोई बहुत बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, या मसल या सिर्फ यहाँ पे लॉयल्टीज हैं या खुशामद है लीडरशिप की, रोज के उनके ट्वीट्स करें, उनके शोज में जाएं? लॉयल्टी होती है। इनमें कुछ पढ़ी लिखी 1-2 खवातीन जरूर हैं। शिजा फातिमा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी है, यकीनन वो अच्छी हैं, दाम्स में पढ़ी हैं, वहां से पढ़ाती पढ़ी हैं, बाहर पढ़ गई हैं। 1-2 ऐसी खवातीन हैं। बाकी ऐसी कई खवातीन हैं जिनका काम से खुशामद है, पर्स उठाना है किसी की, या तो वो फेसबुक पे चली होती है, या उनकी वजह शोहरत पैसा है, जैसा हिना भट्ट है तो उनकी वजह शोहरत लॉयल्टी भी है, लेकिन उनका पैसा है उनके पास, हिना भट्ट के पास, तो वो मैडम की टीम होती है। तारिक अजीज साहब, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, थोड़ा अगर जगह अपनी चेंज करें तो थोड़े सिग्नल्स प्रॉब्ली बेहतर हो जाए। जी अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि ये जो आई हैं जिनके पे रोला पड़ गया है इन मुहतरमा पे, वो टिकटॉकर साहिबा जो हैं, हम देख रहे हैं कि जो उनके मरियम नवाज साहिबा के कोई हामी ये हैं, इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, वो ज़्यादा इस पे तनकीद भी कर रहे हैं। जायज़ तनकीद होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ से आ रही है। तो बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद इनको जो पिक किया गया है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इनका नाम आया, या उस कैंप से दिया गया है, और मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब का कैंप जो है इस पर खुश भी नहीं है, और उनको पता भी नहीं है कि इनको MNA के तौर पर लाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कैंप जो इनके सिफारिशी थे वो यकीनन शहबाज शरीफ के कैंप के थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसके ऊपर ऑन बोर्ड बिल्कुल नहीं थी। और इनकी वजह शोहरत जो है मरियम इकराम की, वो मरियम नवाज की मीम्स बनाती थी, जिसकी वजह से उनके जो फॉलोअर बड़े बड़े, और उनकी वजह शोहरत भी यही है कि वो मरियम नवाज की मीम बनाती थी, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रहती थी।
तो अब जो है वो मरियम नवाज शरीफ को किसी हद तक बता दिया गया, लेकिन उनको इल्म नहीं है। ये शहबाज शरीफ के कैंप की और उनकी जो मीडिया टीम है, डिजिटल मीडिया टीम के सब लोग हैं, ये उनके सबको सिफारिश की थे, यकीनन शहबाज शरीफ साहब के कैंप से ही आई हैं। अच्छा ये बताएं तारिक अजीज, इतने उनकी नाराज़गी वो ठीक है, बड़ी हद तक जस्टिफाइड होगी, जो उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनके पीएमएल नवाज के, फेयर अनफ जेन्युइन तनकीद होगी, लेकिन ये कौन सा बड़ा कंप्रोमाइज़ है जो पहली दफ़ा किया है नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ने? जरदारी साहब के साथ अगर उनकी रिकन्सिलेशन हो सकती है, जिनका वो पेट फाड़ के वो पैसे लाने का दावा करते थे, सड़कों पे घसीटना था, आज वही सदर बन के बैठे हैं, तो बेचारी मरियम इकराम साहबा ने कौन सा ऐसा बम चला दिया सर जिस पे पूरे के पूरे हमारे नवाज लीग के दोस्त नाराज हो गए हैं, पार्टी में तनकीद हो गई है। जरदारी साहब को तो वोट देकर वहां पर लेकर गए हैं वन सदर में, और उनके पेट फाड़ने थे, इन्होंने दौलत वापस लानी थी सर। तो मरियम साहबा उन्होंने वो जो है उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया बहुत बड़ा सर? दोनों इकट्ठे बैठे, आदम हुआ, गले मिले, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, एक दूसरे को धमकी दी, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट और पीएम साहब ने अलग सी मीटिंग की जिसमें चौधरी शुजात साहब शामिल थे। तो वो अब शेर शक्र हैं, लेकिन इसके ऊपर तनकीद यकीनन इसके बात के ऊपर है। मरियम नवाज का जो ग्रुप है वो ये समझ रहा है कि इसके पीछे सुलेमान शहबाज साहब ने, अब मैं आपको खुल के बताऊं, अच्छा वो समझते हैं कि सुलेमान शहबाज साहब ने उसको पुश किया है और उसको एमएमए बनवाने वाले वो हैं। और मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज का ट्विटर पे भी कभी कभी नोक झोंक चलती रहती है, और सुलेमान शहबाज साहब जो है अक्सर वो मैडम के खिलाफ जो है वो मतलब उनके जो खास हैं दोस्त हैं या कोई हैं वो प्रोग्राम भी कराते रहते हैं। तो बेसिकली ये सुलेमान शहबाज अब आपने सलमान शहबाज की बात की तो मैं बताता जाऊं, 2016 में जब पनामा स्कैंडल आया था उसमें जो नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के नाम थे, तो सलमान शहबाज साहब ने पाकिस्तान के एंकर्स और जर्नलिस्ट जो थे उनको मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम जो है ना इन पनामा लीक्स में नहीं है। मतलब यह है कि मरियम साहबा का है, हसन का है, हुसैन का है या उनकी फैमिली का है, शहबाज शरीफ साहब के बच्चों का नाम इसमें नहीं है। ये उन्होंने एक मैसेज मुझे भी भेजा था, मैंने तो बड़े अरसे उसको छुपाए रखा कि चलो जी जाती भेजा होगा, वो बाद में पता चला वो तो हर एक को उन्होंने मैसेजेस किए हुए थे। तो ये तो उस वक्त भी जो सलमान शहबाज ने मैसेजेस किए थे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम जो है पनामा में उसमें नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब हमारे ताया जो हैं उनके बच्चों का नाम है। बिल्कुल, ये तो आप बात कोई वो क्या जुबान ज़्यादा आम है, और ये सिगरेट कोई रहा नहीं था कि सलमान साहब ने एक कोई कैंपेन भी चलाई, कभी कभी वो उनके खास एंकर दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं उनको मैसेज भी करते हैं, प्रोग्राम भी करवाते हैं। तो अभी ये जो देख रहे हैं उसकी वजह शोहरत उस खातून की मरियम इकराम की है कि मरियम नवाज की मीम्स बनाना और वो एमएनए बन जाए मुस्लिम लीग नून की, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा ये चले इस पे बात करते रहेंगे, जरा ये बताइएगा कैबिनेट पे जरा आते हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से किसी को कोई वजीर नहीं बनाया गया। हनीफ अब्बासी साहब थे, वो मेरा ख्याल है वो ये शायद तवक्को रखते होंगे अब्बासी साहब के मुझे वजारत दी जाएगी पिंडी से। इस्लामाबाद में 3 MNAs थे, उनमें से किसी को वजारत नहीं दी गई, सारी की सारी। फिर हम देख रहे हैं पंजाब डोमिनेशन ज़्यादा है, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी में से तो कोई एक आध वजीर होना चाहिए था। नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, कोई मैंने मिस किया तो प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अटक से लेके गुजरात तक मुस्लिम लीग नून का कोई मिनिस्टर नहीं है। गुजरात से भी अगर कोई काबीना में शामिल हुआ है तो चौधरी सालिक साहब है, मुस्लिम लीग नून से तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून का जो पहला फेडरल मिनिस्टर बने हैं वो सियालकोट से हैं, तो इस पूरी पट्टी से खिता पोठार से कोई एमएनए नहीं दिया गया, कोई मिनिस्टर नहीं दिया गया। हनीफ अब्बासी साहब यकीनन ख्वाहिशमंद भी थे, उनकी कुर्बानियां भी हैं, शायद उनकी मंजूरी नहीं हो सकी किसी खास जगह से। पोठवार से क्यों इतनी चिड़े, मतलब क्यों हमारे इन नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को नाराजगी है? पोठवार इतना बड़ा खिता है, खूबसूरत खिता है, इतने अच्छे प्यारे लोग हैं, यहाँ पे कल्चर है, इनकी जबान बड़ी प्यारी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है सारी। तो इतने पूरे पोठवार में से कोई एक बंदा भी इनको नहीं मिला जिसको वजीर बनाते ये? बिल्कुल, खिता पोठवार से कोई वजीर नहीं बना। शायद वो अब ये समझते हो कि इनको एमएनए बनवा दिया गया है तो ये काफी है, और जिस तरह एमएनए बन गए इसी के वो इत्तेफाक हैं। तो मिनिस्टर शायद अगर अगले बहले पे एक दूसरा फेज भी आना है यकीनन, शायद हनीफ अब्बासी साहब या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब या कोई और बंदा जो जेलम से। अलबत्ता ये है कि जेलम से जो बिलाल अजहर कियानी साहब हैं वो फाइनेंस टीम में आ जाएंगे, लेकिन वो सूबे में फाइनेंस टीम में जाएंगे सीएम के साथ। डार साहब के साथ क्या हुआ सर? डार साहब तो मतलब ये आसान फैसला नहीं था डार साहब को जहाँ से फाइनेंस मिनिस्ट्री से चूक के किसी और साइड पे वो करना। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब ज्यादा नहीं पसंद करते डार साहब को, उसकी वजूहत है, फिर किसी वक्त बात करूंगा मैं। जी नहीं, डार साहब को शहबाज साहब या नवाज साहब का मसला नहीं था। डार साहब की जो है मुझे लिखी थी, पहले दिल से तय था कि ये फर्स्ट जिससे ये बात तय थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, शहबाज शरीफ होंगे। इसी तरह पहले दिल से यही तय था कि फाइनेंस मिनिस्टर
इशफाक डार साहब नहीं होंगे। ये जो बंदा देंगे वो अपने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से रिकमेंड होकर आएगा। इशफाक डार साहब का डे फर्स्ट से नहीं था। लेकिन ये बंदे भी तो इन्हीं के अपने हैं सर, ये तो इन्हीं अपने खानदान के बंदे हैं। चौधरी फरूक साहब अटार्नी जनरल है, उनके साहबजादे हैं। जस्टिस या खलील रहमान रमदे साहब के भतीजे हैं, और ये तो इन्हीं के अपने फैमिली के बंदे हैं। दूसरे लफ्जों में इनके यार वो चौधरी फरूक साहब बड़े करीब थे, रमदे साहब बड़े करीब थे। कबीना में शामिल होने के लिए या किसी के ओहदे के लिए जो है दो घरों की जो है दोनों तरफ से जो है कबूलियत होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक तरफ से कबूलियत थी, दूसरी तरफ से नहीं थी, दूसरी तरफ से थी, एक तरफ से नहीं थी। ये जो लोग हैं इनको दोनों तरफ से जो कबूलियत इनकी थी। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब, आपने बहुत डिटेल्स बताई हमें और इंसाइटफुल किस्म की डिटेल्स थी। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद थोड़ी सी काबीना की फॉर्मेशन के ऊपर क्लास्टर साहब से डिस्कशन करेंगे और फवाद चौधरी साहब भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, थोड़ी सी बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि वो मौलाना फजल रहमान से काफ़ी होपफुल लग रहे हैं। एंड व्हाई इज ही सेइंग कि मौलाना क्या करने वाले हैं और ये हुकूमत नहीं चल पड़ेगी। सबसे बड़ा चैलेंज शहबाज शरीफ के लिए कि उनको मैनेज करें। उन पोटेंशियल है उनकी बात में। फवाद चौधरी साहब जो है हालांकि बड़े सियासी तौर पर ज़हीन आदमी, अदरवाइज भी ज़हीन है, लेकिन ज़हीन आदमी भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ब्लंडर मार ही जाता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा क्लूलेस जो है ना, वो हमारे दोस्त हैं, बड़ा इस मुश्किल में, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, उनकी फैमिली के लिए भी, बच्चे हैं उनके, वो फवाद चौधरी साहब हैं। वो कहीं नहीं खड़े हुए, वो कार्ड्स अपने इस तरह के खेले हैं उन्होंने कि इज़ नो वेयर। ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं इस वक्त खड़े हुए हैं, ना वो पीपल्स पार्टी में खड़े हैं, ना वो नवाज लीग में हैं, ना वो इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर नोट करें, हालांकि वो अगर माजी में उस पीपल्स पार्टी में भी रहे, वो बिलावल के साथ रहे, गिलानी साहब के साथ रहे, वो फिर हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के तो वैसे समझे जाते थे, उनके करीब समझे जाते थे, खान साहब के बड़े करीब थे। अब उन्होंने कोई इस तरह का बैठ के अपनी पॉलिसीज बनाने की कोशिश की है इस पूरे क्राइसिस में, क्यास में, कि उनको समझ नहीं है मैं किधर जाऊँ। पहले IPP में चले गए थे, आपको याद हो, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की उनके उसमें चले गए थे, वहां से भी उन्होंने छोड़ दिया। सो इस वक्त अगर कोई मैस में है, इन डीप मैस, वो फवाद चौधरी साहब हैं कि किसी पार्टी का उन पर कोई हाथ नहीं, और उन्हें नजर भी नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊंगा, किस तरह जाऊंगा। सो इस तरह की जो बात आज उन्होंने की है कि उन्हें मशवरा उनका ठीक है, इमरान खान साहब के लिए उन्होंने मशवरा है उनका, रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए किया रेलेवेंस नहीं, मशवरा ठीक है उनका कि जनाब कि आप इस वक्त जो उम्मीद रखें ना मौलाना फजल रहमान से रखें, क्योंकि बिकॉज ही इज हर्ट, ही इज बिट्रेड एंड चीटेड बाय नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पॉलिटिकली। सो आप इस्तेमाल करें मौलाना फजल रहमान साहब को इनके अगेंस्ट, हुकूमत के अगेंस्ट, जैसे आपको याद होगा जरदारी साहब और इन्होंने शरीफों ने इस्तेमाल किया था मौलाना साहब को अगेंस्ट इमरान खान साहब। सो वो ये इनको आइडिया दे रहे हैं फवाद चौधरी, पॉलिटिकली तौर पे समझदार है, लेकिन वो ऐसा ब्लंडर मार बैठे, पोजीशनिंग उनकी जो है वो वाज़ेह नहीं है, ऐसा ब्लंडर मार नहीं वाज़ेह कि आप तो कुछ नहीं है ना उनके पास, किसी पार्टी का उन पे नहीं है ना, उनको PTI अपना समझती है ना, फौज अपना समझती है ना, जरदारी साहब ना, फलाने साहब। ठीक है, क्लास ऑफ शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। इंशाल्लाह डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।